अरे रुको जरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, दोस्तों संग शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना ताकि हर धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। चलो शुरू करते हैं। बीप लव। तुम एक और स्थान चाहते हो? सुशीला इस निवेदन से थोड़ी चौंकी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, केवल एक स्थान बचा है और उम्मीदवार पहले ही तय किए जा चुके हैं। उसने एक प्रकार से माफी मांगते हुए ध्रुवांत की ओर देखा। ध्रुवांत के पास कुछ भी करने का उपाय नहीं था। वह पहले सौम्या को सिफारिश करना चाहता था, लेकिन क्योंकि टीम पहले ही पूरी हो चुकी थी, वह केवल इसे भूल सकता था। वह केवल इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर उसने सौम्या को उत्तर स्वर्गीय अकादमी में अकेला छोड़ दिया तो वह अब उसे ध्यान भटकाने वाला नहीं पाएगी। वह निश्चित रूप से एक तीव्र साधना की स्थिति में चली जाएगी। ध्रुवांत को नहीं पता था कि यह अच्छा था या बुरा। हम दोनों के अलावा जो इस मिशन पर हैं, वे सीनियर वसुंधरा हैं, जो स्वर्गीय रैंक में 23वें स्थान पर हैं। वह हमारी उत्तर स्वर्गीय अकादमी की प्रसिद्ध बर्फीली सुंदरता हैं। दूसरे बलदेव हैं, जो स्वर्गीय रैंक में 20वें स्थान पर हैं। मैंने उन्हें थोड़े समय पहले चुन लिया था, इसलिए अब इसे बदलना ठीक नहीं होगा, सुमति ने कहा। तो ऐसा लगता है कि मैंने नासमझी की। ध्रुवांत मुस्कुराया। चूंकि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती, तो हमारी टीम के सदस्य तय हो गए हैं। हम 3 दिन में निकलेंगे। जब समय आए तो हम यहाँ फिर से इकट्ठा होंगे, सुशीला ने सिर हिलाते हुए कहा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समय के लिए उत्तर स्वर्गीय अकादमी छोड़ना पड़ेगा। ध्रुवांत को उत्तर स्वर्गीय अकादमी के बाहर स्थित उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप के बारे में भी जिज्ञासा थी। ऐसी एक बेहतरीन अवसर को बाहर जाने के लिए वह कैसे नकार सकता था। वह सुशीला से बातचीत करता रहा जब तक दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े ज्यादा परिचित नहीं हो गए। चूंकि यह स्थान शायद बहनों का घर था, अंततः ध्रुवांत ने अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया और हाथ जोड़कर जाने ही वाला था। तभी एक ध्वनि बूम हुई जो उसे रुकने पर मजबूर कर दी। ध्वनि एक आकृति में बदल गई और छोटे द्वीप पर उतरी। यह एक दुबला युवक था, जिसका बाल हरे रंग का था और चेहरे पर एक तरह का शैतानी रूप था। यह हरे बालों वाला युवक स्वर्गीय रैंकिंग में 4वें स्थान पर था, हर्षवर्धन। जब वह आया तो उसने केवल ध्रुवांत को एक मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उसकी आंखों में गहरे में एक रहस्यमय चमक छुपी हुई थी। हाँ, सुशीला, पहले के मामलों का क्या हुआ? हर्षवर्धन ने सुशीला को मुस्कुराते हुए देखा। जब सुशीला ने हर्षवर्धन को देखा तो उसके मीठे चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन ध्रुवांत को यह साफ दिखाई दे रहा था कि उसमें कुछ हद तक असंतुष्ट शिष्टाचार था। वह मुस्कुराई और जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन इस मिशन के सदस्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। हर्षवर्धन, तुम इस मिशन के लिए बहुत ताकतवर हो, अगर तुम शामिल हो गए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्रुवांत स्थिति समझ गया। ऐसा लगता था कि हर्षवर्धन इस मिशन में शामिल होना चाहता था, हालांकि सुशीला ने अपनी बातों के साथ उसे बहुत ही सुंदर तरीके से नकार दिया था। लेकिन हर्षवर्धन भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। बेशक वह सुशीला के इस सरल वाक्य पर गुस्से में नहीं आएगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा मत कहो। भले ही यह आत्मायिक साना मिशन प्रशिक्षण से ज्यादा लाभ के लिए है, उत्तर स्वर्गीय अकादमी तुम्हें केवल सबसे बुनियादी जानकारी ही देती है। कोई नहीं जानता कि यह मिशन वास्तव में कितना कठिन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई और शक्तिशाली विशेषज्ञ खजाने के बारे में जानता है तो यह खतरनाक हो सकता है।
अगर यह लड़ाई में बदलता है तो क्या यह सुरक्षित नहीं होगा यदि एक और गार्ड हो? सुशीला की आंखों में थोड़ी सी तीव्रता आई और वह हल्के से मुस्कुराई। मुझे संदेह है कि हमें इतना मूल्यवान कोई आत्माई खजाना मिलेगा जो इस स्थिति को जन्म दे सके। सब कुछ स्थिरता के लिए है। हर्षवर्धन मुस्कुराया। उसकी नजरें ध्रुवांत पर गईं। उसकी आंखों में एक चमक आई जब उसने ध्रुवांत को पहचाना। आखिरकार उस दिन की लड़ाई ने उसे गहरे प्रभाव में डाला था। हाँ, यह तो भाई ध्रुवांत ही होंगे। मैं हूं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने एक कोमल मुस्कान के साथ ध्रुवांत की ओर बढ़ते हुए कहा। सुशीला की भावनाएं थोड़ी बदल गईं जब उसने ध्रुवांत पर ध्यान केंद्रित किया। तो आप भाई हर्षवर्धन हैं? ध्रुवांत ने सुशीला की ओर देखा और उसके चेहरे पर बदलाव नोट किया। फिर भी उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़े और शिष्टाचार से कहा, तो यह आदमी स्वर्गीय रैंकिंग में 4वें स्थान पर हर्षवर्धन है। उत्तर स्वर्गीय अकादमी की एक प्रभावशाली शख्सियत। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हर्षवर्धन पूरी मुस्कान के साथ और शिष्टता से कहा, मैं सुशीला की टीम में इस मिशन पर शामिल होना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि भाई ध्रुवांत के पास एक स्थान है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ध्रुवांत मुझे यह दे देंगे। मैं इस एहसान का बहुत बड़ा बदला दूंगा। ध्रुवांत ने माथे पर बल डाले। हर्षवर्धन ने सच में इस स्थान को लेकर उसे निशाना बनाया था। हर्षवर्धन फिर से मुस्कुराया जब उसने ध्रुवांत को अपनी भौहें चढ़ाते देखा। भाई ध्रुवांत, मैं जानता हूं कि इस मिशन में एक 500,000 स्पिरिचुअल वैल्यू पॉइंट्स का इनाम है। तुम निश्चिंत रहो। अगर यह मिशन सफल होता है तो मैं आधे स्पिरिचुअल वैल्यू पॉइंट्स तुम्हारे साथ बांट लूंगा। इस तरह तुम्हें कुछ नहीं करना होगा और तुम 7,50,000 स्पिरिचुअल वैल्यू पॉइंट्स पा सकते हो। मुझे लगता है कि यह बुरा सौदा नहीं है ना? क्या उदारता है! ध्रुवांत ने भीतर ही भीतर मुस्कुराया। हर्षवर्धन सचमुच इस स्थान को चाहता था। बुरी किस्मत। ध्रुवांत ने अनमने तौर पर झील की ओर देखा, लेकिन असल में वह बहनों पर ध्यान दे रहा था। वह महसूस कर सकता था कि सुशीला को हर्षवर्धन बिल्कुल पसंद नहीं था। यह उसके लिए उसे वह स्थान देना अनुचित होता। मुझे खेद है भाई हर्षवर्धन। यह स्थान मुझे सीनियर सुशीला ने दिया है और मेरे पास इसे किसी और को देने का अधिकार नहीं है। अगर भाई हर्षवर्धन सीनियर सुशीला को मना सकते हैं तो मैं इसे तुम्हें बिना किसी शर्त के दे दूंगा। मुझे उस आधे स्पिरिचुअल वैल्यू पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ध्रुवांत हल्की मुस्कान के साथ बोला। ध्रुवांत ने बहुत विनम्रता से काम नहीं लिया। उसने बिना कोई इज्जत दिए सीधे हर्षवर्धन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और मुद्दे को सुशीला पर डाल दिया। लेकिन सुशीला की मानसिकता को देखते हुए हर्षवर्धन को वह स्थान मिलने वाला नहीं था। चालाक। सुशीला के होंठ थोड़े से ऊपर की ओर मुड़े। उसकी आकर्षक आंखों में ध्रुवांत के प्रति एक अत्यंत मोहक मुस्कान थी। बेशक हर्षवर्धन यह समझ सकता था कि ध्रुवांत केवल बहाने बना रहा था। हालांकि हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी आंखों में गहरी ठंडक झलक रही थी। भाई ध्रुवांत, तुम्हें मुझे कुछ इज्जत देनी चाहिए। भविष्य में अगर तुम्हें उत्तर स्वर्गीय अकादमी में किसी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ध्रुवांत ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी नजरें बनाए रखते हुए उसने महसूस किया कि हर्षवर्धन की आंखों में गहरी अंधकार था। फिर उसे समझ में आ गया कि क्यों सुशीला उसे पसंद नहीं करती। यह व्यक्ति बहुत गहरे विचारों वाला था। भले ही वह दिखने में मिलनसार था, उसका चरित्र काफी अंधेरा था। वह आसानी से निपटने वाला व्यक्ति नहीं था।
ध्रुवांत की लगातार नकारात्मकता से हर्षवर्धन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। फिर भी वह उतना ही शिष्ट था जितना पहले था। उसने गुस्से में नहीं आकर जवाब दिया, अगर ऐसा है तो लगता है कि मैं थोड़ा जबरदस्ती कर रहा था। हर्षवर्धन फिर से सुशीला की ओर मुड़ा और कहा, सुशीला, मैं इस बार नहीं जाऊंगा। आशा है कि तुम लोग सुरक्षित वापस आओ। अगली बार मौका मिला तो कृपया मुझे सूचित करना। जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था और जब वह कोमल होता तो और भी ज्यादा आकर्षक लगता। लेकिन कोई भी उनसे बहकने वाला नहीं था। वे उसकी नाटकबाजी में नहीं आए थे। सुशीला हल्के से सिर हिलाकर कुछ नहीं बोली। फिर मैं पहले चलता हूं। हर्षवर्धन ने सुशीला की ओर मुस्कुराकर और ध्रुवांत को एक गहरी नजर से देखा, फिर अपने हाथ जोड़कर चला गया। ध्रुवांत ने हर्षवर्धन की थोड़ी सी अंधेरी आंखों में देखा और हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि उसने फिर से किसी को नाराज कर दिया। सुशीला, जो स्वर्गीय रैंकिंग के टॉप 5 में शामिल थीं, उन्हें छोड़कर वह पहले ही लावीन से लड़ चुका था और शिवेंद्र से कभी नहीं मिला था। रैंक 4 हर्षवर्धन और रैंक 5 सत्यवीर के साथ भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे। एक अप्रत्याशित मुसीबत स्वर्ग से आई है। ध्रुवांत ने हताश होकर आह भरी। सुशीला ने अपने मुंह को ढकते हुए हल्के से हंसी बिखेरी, बिल्कुल तुम ही वह व्यक्ति हो जो लावीन को चुनौती दे सकता है। मुझे चिंता थी कि तुम उसे वह स्थान दे दोगे। मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी केवल 3 हमले करने के लिए लावीन से। मुझे यह चुनौती नहीं लगती। ध्रुवांत ने सिर हिलाया और अपनी आवाज में थोड़ी शंका के साथ जारी रखा, सीनियर सुशीला, हर्षवर्धन मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर वह जाता तो इस मिशन की सफलता दर कई गुना बढ़ जाती। फिर क्यों आपने उसे नकार दिया? इसके अलावा वह लग रहा है कि सीनियर सुशीला में भी रुचि रखता है। नॉर्दर्न हेवंस स्पिरिचुअल एकेडमी में ऐसे कई लोग हैं जो मेरी बहन को पसंद करते हैं। क्या उसे उन्हें सबको स्वीकार करना चाहिए? सुमति ने ताना मारा। कम से कम हर्षवर्धन जैसे लोग कम ही होंगे। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए कहा। सुशीला ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, हर्षवर्धन का दिमाग बहुत चालाक है। मुझे यह पसंद नहीं है। उस तरह के लोग भरोसेमंद साथी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि मुझे भरोसा किया जा सकता है? ध्रुवांत मुस्कुराया। मैं इस एहसान से अभिभूत हूं। सुशीला हंसी में डूबी और धीरे से कहा, तुम अब भी निरीक्षण में हो। भरोसा करना है तो वह देखना पड़ेगा। ध्रुवांत हंसा और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपना हाथ लहराया और उड़कर चला गया। चूंकि वह शायद उत्तर स्वर्गीय अकादमी छोड़ने वाला था, उसे सौम्या को इसके बारे में सूचित करना था। झील के बाहर के जंगल में हर्षवर्धन का चेहरा ठंडा था जब उसने ध्रुवांत को ऊपर उड़ते हुए देखा। उसकी आंखों में ठंडक और अंधकार था। बॉस, उस सुशीला ने तुम्हें मिशन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। आवाज एक दुबले युवक की थी जो हर्षवर्धन के पास खड़ा था। वह महिला वाकई में समझदारी से काम नहीं करती। बॉस की मदद से कौन सा मिशन कठिन होता? लेकिन बॉस, वह हेवन रैंक मिशन बहुत सामान्य नहीं था। मैंने सुना है कि यह केवल एक आत्मायिक खाना शिकार मिशन है। बस एक सामान्य आत्मायिक खाना। तुम क्या जानते हो? हर्षवर्धन ने अपनी आस्तीन झटकते हुए और कड़क आवाज में कहा, सुशीला का मिशन व्हाइट ड्रैगन टिल्ला में है। हालांकि मिशन का विवरण केवल धनी आत्मायिक खाना का उल्लेख करता है, मैंने गुपचुप से जांच की है। कुछ 100 साल पहले व्हाइट ड्रैगन टिल्ला में एक शिखर विशेषज्ञ का आगमन हुआ था। उसका नाम था ओवरलॉर्ड व्हाइट ड्रैगन।
वह भी व्हाइट ड्रैगन टिल्ला में गिर गया था। हालांकि उसकी कब्र कभी नहीं मिली। अब जब आत्मायिक साना प्रकट हुआ है तो संभव है कि यह ओवरलॉर्ड व्हाइट ड्रैगन का छोड़ा हुआ हो। क्या यह तब ओवरलॉर्ड आत्मायिक साना नहीं होगा? वह दुबला युवक चौंक गया। इस स्तर का आत्मायिक साना सामान्य नहीं होता, यह कई ताकतों को ललचाने के लिए काफी होता। यह एक लो ग्रेड हेवन रैंक मिशन से बहुत अलग था। हर्षवर्धन ने उपेक्षा करते हुए झील की ओर फिर से अपनी नजरें घुमाईं। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक थी। अगर यह सच में ओवरलॉर्ड आत्मायिक साना है तो सुशीला की टीम के लिए यह आसान नहीं होगा। देखता हूं कितने लोग जिंदा लौटते हैं। हाँ, एहसान न समझने वाले। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। अगले दिन सुबह ध्रुवांत तैयार होकर जा रहा था। एक पतली सुंदर लड़की भवन के सामने खड़ी थी जो उसे चमकती आंखों से देख रही थी। कल रात ध्रुवांत ने उसे सूचित किया था कि वह सुशीला की पार्टी के साथ एक मिशन पर जा रहा था। भले ही वे कुछ समय के लिए अलग हो रहे थे, लड़की अभी भी उसे जाने में थोड़ी अनिच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन अंततः उसने ध्रुवांत को रोकने की कोशिश नहीं की। उसे भी कुछ समय चाहिए था ताकि वह शांति से ध्यान लगा सके और साधना कर सके। फिर मैं जा रहा हूं। ध्रुवांत हल्की मुस्कान के साथ लड़की के पास आया। ठीक है, ध्यान रखना, सौम्या हल्के से सिर हिलाकर बोली। उसने ध्रुवांत के कपड़ों की सिलवटें ठीक की, जैसे एक नवविवाहित पत्नी। यह इशारा ध्रुवांत की आंखों में कोमलता भर गया। जब मैं न हूं तो साधना में खुद को ज्यादा मत थको। यह सच है कि सीखना आगे बढ़ना है और न बढ़ना पीछे जाना है, लेकिन खुद को ज्यादा थकाना ठीक नहीं है। इससे उल्टा असर हो सकता है। ध्रुवांत ने गंभीरता से उसे सलाह दी। मुझे पता है। सौम्या ने सिर हिलाया। ध्रुवांत ने सोचा कि अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। उसने हाथ लहराया और उसकी आकृति एक रोशनी की लकीर बन गई। सौम्या की निगाहों में वह उत्तर स्वर्गीय अकादमी के अंदर की ओर उड़ने लगा। ध्रुवांत उत्तर स्वर्गीय अकादमी के आकाश में उड़ते हुए गया। लगभग 10 मिनट बाद वह झील के बाहर के जंगल में पहुंचा और नीचे उतरा। जब वह छोटे से द्वीप पर उतरा तो उसने देखा कि सुशीला और सुमति के अलावा 2 अजनबी वहां मौजूद थे, एक आदमी और एक महिला। आदमी का शरीर विशाल था, जैसे एक बंदर की तरह, और उससे जंगली दबाव की अनुभूति हो रही थी। उसकी आंखों में एक सीधी मुस्कान थी और उसका चेहरा सख्त था, जो हर्षवर्धन के बिल्कुल विपरीत था। ध्रुवांत को यह महसूस हुआ कि वह बस उसे देखकर उस आदमी को पसंद करने लगा था। महिला ने तंग साधना कपड़े पहने थे। उसकी लंबी कद और अच्छी तरह से विकसित आकृति थी। साधना की पोशाक ने उसकी आकर्षक कर्व्स को और भी बढ़ा दिया था, कोई भी उसे देखे तो चकरा जाए। ध्रुवांत ने अपनी नजरें ऊपर की ओर घुमाई और एक बर्फीली चेहरा देखा। उसकी लंबी स्वाभाविक घुंघराली बालों ने उसे एक आकर्षक रूप दिया था, लेकिन उसका ठंडा चेहरा उस प्रभाव को खत्म कर रहा था। व्यवहार में वह शायद सुशीला से कम थी, लेकिन उसकी तीव्र आकृति ने उसे सुशीला के मुकाबले खड़ा कर दिया था। जब ध्रुवांत ने उन्हें देखा तो उसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ये दोनों इस मिशन के बाकी साथी होंगे, बलदेव और वसुंधरा। जब सुशीला ने देखा कि ध्रुवांत आ गया है तो उसने हल्की मुस्कान के साथ दूसरे दोनों साथियों की ओर इशारा किया और उनका परिचय कराया।
वाकई वे ठीक वही थे जिन्हें ध्रुवांत ने भविष्यवाणी की थी। अंत में सुशीला ने ध्रुवांत की ओर इशारा किया और दूसरे दोनों को उसका परिचय कराया। यह हमारे अंतिम साथी हैं, ध्रुवांत। भले ही वह सिर्फ एक पहले वर्ष का छात्र है, लेकिन इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। जब बलदेव ने वह नाम सुना तो वह तुरंत ध्रुवांत की ओर मुड़ा। वसुंधरा के बर्फीले चेहरे पर भी एक अजीब सी झलक आई जब उसने ध्रुवांत की ओर देखा। हाँ, तुम वही ध्रुवांत हो जिसने लावीन से 3 हमले खाए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो दिखता इतना कमजोर और निःसहाय है, वह ऐसा मर्दाना कारनामा कर सकता है। बलदेव ने जोर से हंसी मजाक किया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वह ध्रुवांत के कानों में गूंजने लगी। ध्रुवांत ने बेचारगी से मुस्कुराया। चूंकि सुशीला ने तुम्हें बुलाया है, तो तुम्हारे पास कुछ ताकत तो होगी। हम सब साथ में हैं। आशा है कि हम आपस में विश्वास बनाए रखें और एक दूसरे की मदद करें, बलदेव ने सीधे हंसते हुए कहा। तो फिर मुझे भाई बलदेव पर भरोसा है कि वह मेरी देखभाल करेंगे। ध्रुवांत हंसते हुए बोला। उसे इस जोरदार और मजबूत आदमी के बारे में अच्छी छाप मिली थी। वह महसूस कर सकता था कि सामने खड़ा बलदेव निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। वह सामान्य स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा मजबूत था। बलदेव के द्वारा छोड़ी गई लहरों को देखकर ऐसा लगता था कि वह स्वर्गीय रूपांतरण रैंक की ओर कदम बढ़ा चुका था। उसे शायद स्वर्गीय रूपांतरण रैंक के रूप में गिना जा सकता था। वैसे भी केवल वह अवसर की कमी थी जो उसे वहां पूरी तरह से पहुंचा सके। उत्तर स्वर्गीय अकादमी के भीतर यह अच्छा माना जाता था। दिखने में ध्रुवांत इस मिशन में सबसे कमजोर कड़ी था। स्वर्गीय संलयन रैंक प्रारंभिक स्तर इतना प्रभावशाली नहीं था। यहां तक कि सुमति भी स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण में कदम रख चुकी थी। हालांकि बलदेव और बाकी लोग उसे कम नहीं आंक रहे थे। भले ही उन्होंने ध्रुवांत और लावीन के बीच 3 हमलों की बातों को खुद देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने सुनी थीं और यह पहले से ही उन्हें हैरान कर चुका था। लावीन कौन है? वह स्वर्गीय रैंकिंग के रैंक 2 पर है। बलदेव और वसुंधरा भले ही 20वें स्थान पर हों, लेकिन वे जानते थे कि लावीन से उनकी दूरी कितनी है। अगर वे ध्रुवांत की जगह होते तो शायद वे उन 3 हमलों को भी सहन नहीं कर पाते। अब समय आ गया है। चलो तैयार हो जाओ। सुशीला हल्के से मुस्कुराई। मैं तुम्हें मिशन की जानकारी रास्ते में दूंगी। ध्रुवांत, बलदेव और वसुंधरा ने सिर हिलाया। कोई विरोध नहीं था। चलो। इसके बाद सुशीला शांत हो गई। उसकी आकृति हिली और वह उत्तर स्वर्गीय अकादमी के बाहर जाने के लिए उड़ने लगी। ध्रुवांत और बाकी उसके पीछे चले। उत्तर स्वर्गीय अकादमी में आने के बाद से ध्रुवांत ने कभी भी आंगन को छोड़कर बाहर नहीं निकला था। इसलिए वह जो कुछ भी हो रहा था उससे अपरिचित था और केवल सुशीला और बाकी के नेतृत्व का अनुसरण कर सकता था। जब वे उड़ रहे थे तो उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उत्तर स्वर्गीय अकादमी कितनी विशाल है। वे कई घंटों तक उड़ने के बाद ही उत्तर स्वर्गीय अकादमी की सीमा देख सके। जैसे ही वे करीब पहुंचे, ध्रुवांत ने आकाश की ओर देखा और वहां विचित्र आध्यात्मिक आभा की लहरों को महसूस किया। ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि ये लहरें फॉर्मेशंस से आ रही थीं। ये फॉर्मेशन की लहरें समुद्र जितनी चौड़ी, रहस्यमय और बेहद जटिल थीं। ध्रुवांत का चेहरा एक नजर में ही बदल गया। उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्तव्यस्त हो रही थी। उसने तुरंत उसे नियंत्रित किया। यह वह जगह है जहां उत्तर स्वर्गीय अकादमी का संपर्क बाहरी दुनिया से है। इस फॉर्मेशन के द्वारा अकादमी की रक्षा की जाती है, जिससे बाहर जाना आसान है,
लेकिन अंदर जाना मुश्किल है। अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशन गाइड की आवश्यकता होगी ताकि आप नॉर्दर्न हेवंस सिटी में प्रवेश कर सकें। अन्यथा आप अकादमी की गार्डिंग फॉर्मेशन से मारे जाएंगे। सुशीला ने ध्रुवांत को आकाश की ओर देखते हुए समझाया। नॉर्दर्न हेवंस सिटी। ध्रुवांत ने उसकी व्याख्या को समझने के बाद तुरंत संदेहपूर्ण तरीके से पूछा। यह एक विशाल शहर है जो हमारे उत्तर स्वर्गीय अकादमी के बाहर स्थित है। यह उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में प्रसिद्ध है। इसे अकादमी की सबसे बड़ी रक्षा भी माना जाता है। हम व्हाइट ड्रैगन टिल्ला की ओर जा रहे हैं जो उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यहां से लगभग 3 दिनों की यात्रा है। हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। सुशीला ने ध्रुवांत को देखा और कहा, ध्रुवांत, यह तुम्हारा पहली बार है जब तुम अकादमी के मैदान से बाहर जा रहे हो। मुझे तुम्हें उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी देनी चाहिए। ध्रुवांत ने रुचि से सिर हिलाया। उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप बेहद विशाल है। हमारी उत्तर स्वर्गीय अकादमी महाद्वीप के केंद्र में स्थित है और यह इस महाद्वीप का सबसे बड़ा बल है। सुशीला की आवाज उतनी ही कोमल थी जितनी बहती हुई जलधारा जो दिल को छूने वाली थी। लेकिन यह मत समझना कि इससे हमारी यात्रा आसान हो जाएगी। उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में कई प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। यहाँ जितनी ताकतें हैं उतने ही तारे आकाश में हैं, जैसे ड्रैगन और सांप साथ रहते हैं। कोई नहीं जानता कि कितनी शक्तिशाली हस्तियां यहाँ छिपी हुई हैं। इसके अलावा उत्तर स्वर्गीय अकादमी के अपने नियम हैं। जो छात्र यहाँ से बाहर गए हैं उन्हें खुद पर निर्भर रहना होता है। अगर आप मरते हैं तो अकादमी हस्तक्षेप नहीं करेगी। बेशक अकादमी अपने छात्रों की जिंदगी और मौत की मामलों को नजरअंदाज नहीं करेगी। जैसे ही एक छात्र मरता है, अकादमी निश्चित रूप से जांच करेगी। जब वे हत्यारे को ढूंढ लेती हैं, तो वे गिरफ्तारी का आदेश एक मिशन के रूप में जारी करती हैं। वे हत्यारे का पीछा करेंगे और उसे पृथ्वी के अंत तक ढूंढकर पकड़ेंगी। फिर भी हर साल कुछ छात्र उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में यात्रा करते समय विभिन्न हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। अकादमी केवल कुछ मामलों में ही प्रतिशोध ले सकती है, बाकी कई लोग व्यर्थ में मर जाते हैं। यह कहते हुए सुशीला का कोमल चेहरा गंभीर हो गया। इसलिए उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में यात्रा करते समय हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर उत्तर स्वर्गीय अकादमी एक हाथी के मीनार जैसा है तो यह असली नरसंहार गृह है। एक छोटी सी लापरवाही भी जान का नुकसान कर सकती है। ध्रुवांत ने हल्का सिर हिलाया। अब जब वह उत्तर स्वर्गीय अकादमी की सीमा से बाहर आ चुका था तो अब उसे अकादमी के नियमों से नहीं बांधा गया था। दूसरी ओर इसका मतलब यह भी था कि अकादमी अब उसकी रक्षा नहीं करेगी। उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में जीवित रहना और सफलता प्राप्त करना उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। भले ही अकादमी को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, फिर भी उसने पूरे महाद्वीप पर अधिकार नहीं किया था। आखिरकार उनका पहला उद्देश्य अपने छात्रों की पोषण करना था। एक विशेष दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि अकादमी को उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप के जंगली इलाके की कठोर प्रशिक्षण भूमि की आवश्यकता थी। उन्हें यह पता था कि छात्र केवल अकादमी में साधना करके कभी असली विशेषज्ञ नहीं बन सकते थे। केवल खून और आग के अनगिनत परीक्षणों के द्वारा ही आप एक मजबूत व्यक्तित्व को आकार दे सकते हैं। साधना के मार्ग पर बहादुरी से आगे बढ़ना और कभी पीछे नहीं हटना। और बाकी की ताकतें शायद यह जानती थीं। इसलिए वे उत्तर स्वर्गीय अकादमी से नहीं डरती थीं,
भले ही वे इसके आकार और ताकत से परिचित थीं। इसलिए इतने सारे छात्रों ने महाद्वीप के जंगलों में अपनी हड्डियां दफन कर दी। ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपने दिल की लहरों को नियंत्रित किया। उसके चेहरे पर मुस्कान और कोमलता धीरे धीरे और अनजाने में गायब हो गई। जैसे ही उसकी मुस्कान गायब हुई, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर के बादल ऊंची, विशाल पहाड़ियों की तरह थे, जो अब थोड़ी सी जगह पर खुली थीं। आध्यात्मिक मार्ग की ब्लड कैलामिटी ने अपनी पकड़ छोड़ दी थी। अब उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में वह बिना किसी डर के अपनी पूरी ताकत का प्रयोग कर सकता था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। व्हाइट ड्रैगन टिल्ला उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप के केंद्र के थोड़ा पश्चिम में स्थित था। यह एक अपेक्षाकृत असामान्य स्थान था, जो उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में कुछ प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक शताब्दी पुरानी पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई के दौरान अनगिनत विशेषज्ञों की मृत्यु हुई थी। इन अफवाहों के अनुसार जिन विशेषज्ञों की मृत्यु हुई थी, उनमें एक ओवरलोड स्तर का विशेषज्ञ भी शामिल था। जब उन विशेषज्ञों की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी सारी चीजें इस स्थान में दफन कर दी थीं। तभी से अनगिनत खजाने के शिकारियों ने यहां आकर व्हाइट ड्रैगन टिल्ला की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ सौभाग्यशाली शिकारियों ने बहुत अच्छे पुरस्कार प्राप्त किए थे। कुछ ने तो उन गिर चुके विशेषज्ञों की विरासत भी प्राप्त की थी। तब से वे अपनी पूर्व स्थिति से बेनाम व्यक्तियों से प्रतिष्ठित हो गए और उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की। जब लोगों ने यह सुना, व्हाइट ड्रैगन टिल्ला की प्रसिद्धि अचानक बढ़ गई। इसके विशालता और अजीबता के अलावा इस क्षेत्र में बहुत सारी आध्यात्मिक जानवर भी घूमती रहती थीं। इस कारण हालांकि व्हाइट ड्रैगन टिल्ला अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी इसकी एक स्थानीय प्रतिष्ठा थी। व्हाइट ड्रैगन टिल्ला से ज्यादा दूर नहीं, कुछ रोशनियां अचानक आकाश में सरकती हुई दिखाई दी। दूर से एक विशाल शहर की रूपरेखा दिखाई दी। हम अब व्हाइट ड्रैगन शहर पहुंचने वाले हैं। यह व्हाइट ड्रैगन टिल्ला का सबसे बड़ा शहर है। इस क्षेत्र का सारा नियंत्रण व्हाइट ड्रैगन शहर लॉर्ड के पास है। अफवाह है कि इस व्यक्ति के पास स्वर्गीय रूपांतरण रैंक की ताकत है। वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। आप कह सकते हैं कि वह इस क्षेत्र का एक छोटा सा शासक है। जैसे ही वे उड़ रहे थे, सुशीला की कोमल आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। हम पहले व्हाइट ड्रैगन शहर में ठहरने के लिए एक जगह ढूंढेंगे और फिर जानकारी जुटाएंगे। आमतौर पर जब एक आत्माई खजाना प्रकट होती है तो वहां कुछ असामान्यताएं होती हैं। यह निश्चित रूप से बहुत से लोगों को आकर्षित करेगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें किस ताकतों से सावधान रहना चाहिए। सुशीला स्पष्ट रूप से इस तरह के मिशनों में अनुभव रखती थी। उसकी योजनाएं खासतौर पर बहुत व्यवस्थित थीं। ध्रुवांत ने उसकी बात सुनी और कोई राय नहीं बनाई। निश्चित रूप से उसने सिर हिलाया। सुशीला हल्के से मुस्काई और फिर अपनी आकृति को घुमाया, शहर के बाहर उतरते हुए। ध्रुवांत ने उसका अनुसरण किया। जैसे ही वह पास पहुंचे, उसने इस शहर की भव्यता को महसूस किया। शहर की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और कई 100 फीट ऊंची थीं। यह एक विशाल संरचना थी जो अपारदर्शी एहसास दे रही थी। माप और नाम दोनों ही दृष्टिकोण से यह शहर उनके जाम क्षेत्र के शहर से कई गुना बड़ा था। ध्रुवांत बिना रुके आह भरी। उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप के मुकाबले
छोटी उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की तुलना में आत्मा महाद्वीप को केवल सामान्य ही माना जा सकता था। आखिरकार भले ही जाम क्षेत्र एक अच्छा आकार वाला क्षेत्र नियंत्रित करता था, म्यूफेंग अभी भी केवल आत्मा रैंक अंतिम चरण में था। हालांकि व्हाइट ड्रैगन शहर के सिटी लॉर्ड के पास स्वर्गीय रूपांतरण रैंक की ताकत थी। अगर यह लॉर्ड आत्मा महाद्वीप में रहता तो वह कई रियल्म्स का लॉर्ड बन चुका होता। शहर के द्वार के बाहर लोगों का एक विशाल प्रवाह था। गूंजती हुई आवाजें उन्हें शहर के स्वभाव के बारे में बता रही थीं। हम भी शहर में प्रवेश करते हैं। सुशीला ने हल्के से अपनी जेड हाथ लहराए और ध्रुवांत और बाकी समूह को शहर में प्रवेश करवाया। जैसे ही वे अंदर गए, हवा और भी प्रचंड हो गई। हम एक जगह ढूंढकर ठहरेंगे और फिर शहर के व्यापार क्षेत्र में जाएंगे। यह वह क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा जानकारी का आदान प्रदान होता है, साथ ही सबसे बड़ा नीलामी घर भी है। यहीं पर हम इस आत्माई खजाना की खोज के लिए अपनी तैयारी करेंगे। पहले सुशीला ने अपनी टीम को एक होटल ढूंढने के लिए मार्गदर्शन किया। फिर वे शहर के दिल में स्थित व्यापार क्षेत्र की ओर बढ़े। यह व्हाइट ड्रैगन शहर का सबसे समृद्ध भाग होना चाहिए था। यहाँ विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक खजाने, तिलिस्मी पत्थर, तकनीक और अन्य खजाने बिकते थे। बशर्ते आप उसे खरीदने में सक्षम हो, वह आपका हो सकता था। सुमति का स्त्रीत्व आनंदित और आकर्षित था और वह प्रदर्शित सामानों से मोहित हो गई थी। हालांकि सुशीला ने उसे एक निराश मुस्कान के साथ खींच लिया। इनमें से ज्यादातर साधारण चीजें हैं। व्यापार क्षेत्र के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक नीलामी घर है, वहां तुम्हें असली चीजें मिलेंगी। थोड़ी देर में हम भी वहां जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी ताकतें और विशेषज्ञ यहां जमा हुए हैं। सुमति ने थोड़ी नाखुशी के साथ सिर हिलाया और सुशीला के साथ व्यापार क्षेत्र के अंदर और आगे बढ़ी। जैसे जैसे वे चल रहे थे, उनका समूह काफी ध्यान आकर्षित कर रहा था। इसका ध्रुवांत या बलदेव से कोई लेना देना नहीं था, यह केवल सुशीला, सुमति और वसुंधरा की वजह से था। उनके चरित्र पूरी तरह से अलग थे, मीठे स्वभाव वाली, पालिश की गई और आकर्षक और बर्फ जैसी ठंडी। कोई भी एक नजर में मंत्रमुग्ध हो सकता था। ध्रुवांत और बलदेव उनके पीछे चल रहे थे और चारों ओर से तेज घूरते हुए महसूस कर रहे थे। वे मजबूरी में एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ थे, सुंदर लड़कियां हमेशा ध्यान आकर्षित करती थीं। पांचों जल्दी से व्यापार क्षेत्र के माध्यम से चलने लगे, केवल तब धीमे हुए जब वे उसके दिल में पहुंचे। यहाँ एक भव्य हॉल खड़ा था जहां निरंतर लोग घूम रहे थे। नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से सुसज्जित गार्ड खड़े थे। जो भी अंदर जाना चाहता था उसे 10,000 स्पिरिट कॉइन्स की प्रवेश शुल्क चुकानी होती थी। यह मानक निश्चित रूप से किसी भी अन्य नीलामी घर से अलग था जो उन्होंने पहले देखा था। सुशीला ने पांचों का प्रवेश शुल्क अपनी जेड हाथ से चुकाया, फिर चारों को उस विशाल हॉल में ले गई। हॉल में प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि विस्तारित हो गई। वे दूसरे मार्ग से अंत में विशाल नीलामी हॉल को देख सकते थे। फिलहाल नीलामी हॉल भरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से यह जगह कितनी लोकप्रिय थी यह दिखा रहा था। उनकी पार्टी आगे बढ़ी और सीटें ढूंढीं। ध्रुवांत ने अपनी तेज आंखों से चारों ओर देखा। आमतौर पर इन तरह की सीटों पर बैठने के लिए आपको काफी ताकत और प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती थी। अभी तक वहां पहले से ही लोग आलस्य से झूलते हुए या बस बिना कुछ देखे नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ध्रुवांत ने अपनी तेज नजरों से सामने देखा और तुरंत एक सफेद वस्त्र पहने युवक को पाया जो बाईं ओर बैठा था। वह आराम से अपने आप को पंखा मार रहा था। उसके पास दो बहुत ही आकर्षक महिलाएं बैठी थीं
जो उसके पास झुकी हुई थीं और हल्की मुस्कान के साथ उसे छेड़ रही थीं। उस सफेद वस्त्र वाले युवक के पास बैठा हुआ था एक सूखा हुआ ग्रे रंग का वस्त्र पहने वृद्ध। उसकी आंखें बंद थीं जैसे वह अंधा और बहरा हो, और वह उस युवक के पास बैठा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उस युवक की सुरक्षा का ध्यान रख रहा था। यह व्हाइट ड्रैगन शहर का यंग सिटी मास्टर होना चाहिए, सुशीला ने अचानक कोमल आवाज में कहा। सीनियर सुशीला क्या उसे जानती हैं? उनकी आस्तीनों पर सफेद ड्रैगन कढ़े हुए हैं। यह व्हाइट ड्रैगन शहर का प्रतीक है। इसके अलावा उनके पास बैठा हुआ वृद्ध आदमी स्वर्गीय रूपांतरण रैंक प्रारंभिक स्तर का है। यंग सिटी मास्टर के अलावा मुझे लगता है कि इस शहर में और कोई नहीं होगा जिसे ऐसी तवज्जो मिले, वसुंधरा ने हल्के से समझाया। उसकी आवाज हल्की थी लेकिन ठंडी, जिसमें घृणा की गहरी भावना थी। यह घृणा ध्रुवांत के लिए नहीं थी, बल्कि उस युवक के लिए थी जो दो लड़कियों के साथ बैठा था और उनके अच्छे आकारों के साथ लिपटा हुआ था। यह स्पष्ट था कि वह ऐसे लंपट से घृणा करती थी। तभी ध्रुवांत को समझ में आया। उसने पहले ही देखा था कि ग्रेरोब वाला वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि यह उसका उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में पहला दौरा था। जाहिर है उसे व्हाइट ड्रैगन शहर के प्रतीक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुशीला का चेहरा हल्का सा बदल गया और वह सामने की ओर दाहिनी ओर देख रही थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय डिप्पर स्वॉर्ड सेक्ट के सदस्य भी यहाँ हैं। वह कुछ आंकड़ों को देख रही थी, जिनमें से एक ने पीले कपड़े पहने थे। वह पतला था, लेकिन उसकी आंखें विशेष रूप से तीखी थीं। उसके द्वारा दिए जा रहे हल्के आध्यात्मिक शक्ति के तरंगों से यह स्पष्ट था कि वह उस ग्रेरोब वाले वृद्ध से कम ताकतवर नहीं था। उसके पास कुछ युवा लड़कियां और लड़के थे, जिनमें से हर किसी के सीने पर एक सुनहरे तलवार का प्रतीक था। स्वर्गीय डिप्पर स्वॉर्ड सेक्ट। ध्रुवांत ने सुशीला की नजरों का अनुसरण किया, लेकिन चूंकि यह उसका उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में पहला दौरा था, उसे दूसरे बलों के प्रतीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। व्हाइट ड्रैगन टिल्ला के 1000 मील के दायरे में 3 ताकतें हैं जिन्हें सबसे शक्तिशाली माना जाता है। व्हाइट ड्रैगन शहर, स्वर्गीय तलवार दल और पार्थिव मार्ग दल। सामान्यतः ये अपनी अपनी क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अब वे यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है कि वे आत्माई खजाना के प्रकट होने के कारण यहाँ आए हैं, सुशीला ने कहा। क्या किया जा सकता है? आत्माई खजाना के प्रकट होने से आमतौर पर कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। वे व्हाइट ड्रैगन टिल्ला के स्थानीय लोग भी हैं। वे इसे कैसे मिस कर सकते हैं? एक अच्छा अवसर है, बलदेव ने मजबूरी से जवाब दिया। यदि आत्माई खजाना ने बहुत ध्यान आकर्षित किया तो उनकी फसल स्वाभाविक रूप से घट जाएगी। अब देखते हैं कि क्या पार्थिव मार्ग दल भी यहाँ आता है। सुशीला ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसके चेहरे पर एक बदलाव आया। ध्रुवांत ने इस बदलाव को महसूस किया और मुड़कर देखा। नजदीक ही कुछ लोग पृथ्वी पीले कपड़े पहने हुए आ रहे थे। उनका नेता एक पतला वृद्ध आदमी था, जिसकी आंखें घटी हुई थीं। वह धीरे धीरे नीलामी घर की ओर बढ़ा और सबसे आगे की सीटों पर बैठ गया। ध्रुवांत ने बस देखकर समझ लिया। ये लोग वही थे जो सुशीला ने अभी अभी पार्थिव मार्ग दल के बारे में बताया था। इस बार 1000 मील के दायरे में तीनों प्रमुख ताकतें व्हाइट ड्रैगन शहर में इकट्ठी हो गई थीं। सुशीला, बलदेव और वसुंधरा ने एक दूसरे को देखा और हल्के से अपनी भौहें चढ़ाई। ऐसा लग रहा था कि उनके मिशन की कठिनाई अब बढ़ गई थी।
ध्रुवांत ने भी तीनों ताकतों पर नजर डाली। उसने देखा कि जैसे ही तीनों नेताओं ने प्रवेश किया, सभी ने अचानक नीलामी मंच की ओर देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में गहरे प्रकाश की किरणें चमकीं। यह लोग। ध्रुवांत ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए और नीलामी मंच की ओर देखा। जैसे ही उसकी आंखों में प्रकाश की किरणें चमकीं। क्या हम नीलामी का इंतजार कर रहे हैं? आखिरकार सबका ध्यान किस चीज पर केंद्रित है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है। तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। श्श। घंटियों और ढोल की आवाजें विशाल नीलामी हॉल में गूंजने लगीं। बहुत से लोग तुरंत अपनी सीटों से उठकर, शरीर सीधा करके उत्साहित नजरों से नीलामी मंच की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि यह संकेत है, नीलामी जल्द शुरू होने वाली है। कई साहसिक टीमों ने व्हाइट ड्रैगन टिल्ला में डेरा डाला था। हर दिन वे भयंकर आध्यात्मिक जानवर का शिकार करते, साथ ही स्पिरिचुअल ट्रेजरीज की तलाश में रहते। जब उनकी फसल की जांच की जाती तो अधिकांश चीजें नीलामी हाउस में आ जातीं। व्हाइट ड्रैगन टिल्ला के 1000 मील के दायरे में सभी अच्छे सामान यहीं पर आते थे। कई लोग यहां इसी कारण आए थे। आखिरकार एक हाई रैंक आध्यात्मिक खजाने जीवन को संकटपूर्ण लड़ाइयों में बचा सकता था। छोटे साहसिक दलों के लिए यह एकदम जरूरी था। अंत में जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। जब सुशीला और बाकी लोग यह आवाज सुनते हैं तो उनका ध्यान भी एकाग्र हो जाता है। खासकर ध्रुवांत का, जिसने 3 प्रमुख शक्तियों के बीच के अजीब वातावरण को महसूस किया था, वह अतिरिक्त ध्यान दे रहा था। एक पूरी हॉल की नजरों के साथ एक मोटा मंझला आदमी धीरे धीरे विशाल नीलामी मंच पर चढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर भीड़ की ओर कहा, हा हा। देवियों और सज्जनों, मेरा नाम विभाकर सेन है। 9XIA मर्चेंट्स के व्हाइट ड्रैगन शहर नीलामी हाउस का मुख्य नीलामी करता। सबसे पहले मैं 9XIA मर्चेंट्स की ओर से इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो यहाँ का नीलामी हाउस 9XIA मर्चेंट्स द्वारा संचालित है। सुशीला ने नाम सुनते हुए हल्के से कहा, क्या 9XIA मर्चेंट्स उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप में प्रसिद्ध हैं? ध्रुवांत ने धीमी आवाज में पूछा। सुशीला हल्के से मुस्काई। 9XIA मर्चेंट्स उत्तरी स्वर्गीय महाद्वीप के 3 सबसे बड़े वाणिज्यिक समूहों में से एक हैं। तुम क्या सोचते हो? इनके पास शक्तिशाली ताकत है। हालांकि व्हाइट ड्रैगन टिल्ला का शासक केवल एक स्थानीय शासक है, वह 9XIA मर्चेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकता। ध्रुवांत ने समझ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि व्हाइट ड्रैगन शहर के यंग सिटी लॉर्ड ने वहां अपने आप को सिमट कर रखा था। कम से कम नीलामीकर्ता विभाकर सेन ने इस भाषण में ज्यादा वक्त नहीं गवाया। उसने जल्दी से मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित किया और हाथ की लहर से एक तलवार के बक्से को मंच पर लाया। तलवार के बक्से को खोला गया, जिसमें 3 फुट लंबी एक हरी ब्लेड दिखी जो घनी हरी आभा से जगमगा रही थी। जैसे ही हरी ऊर्जा बाहर निकली, इसने एक बड़े हरे ईगल की छवि को प्रकट किया। ईगल अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा के ब्लेड बनाता, सब कुछ लीलते हुए। आवाजें इतनी जोर से गूंज रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा फट गई हो। यह स्पष्ट था कि यह कोई लो रैंक आध्यात्मिक खजाने नहीं था। इसके अंदर एक आध्यात्मिक जानवर का तिलिस्मी पत्थर भी सील किया हुआ था। यह कमजोर नहीं हो सकता था। हाँ हाँ, देवियों और सज्जनों, यह है एज़्योर ईगल स्वॉर्ड। यह एक मिडल रैंक आध्यात्मिक खजाने हैं।
इसके अंदर एक एज़्योर लाइट ईगल का तिलिस्मी पत्थर सील किया गया है, जिसकी ताकत स्वर्गीय सनलैन रैंक के बराबर है। जैसा कि सभी जानते हैं, एज़्योर लाइट ईगल अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सबसे तेज अवस्था में, यहां तक कि एक स्वर्गीय रूपांतरण रैंक के विशेषज्ञ को इसे शिकार करना मुश्किल हो सकता है। इसे अब इस तलवार में परिष्कृत किया गया है, जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। यदि यहाँ कोई ऐसा मित्र है जो तलवारों में विशेषज्ञ है, तो इस अवसर को मत छोड़िए। विभाकर सेन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इस तलवार का आरंभिक बोली मूल्य 1,50,000 स्पिरिट कॉइन्स है। नीलामी हॉल में कुछ पल के लिए शांति छाई रही, इतनी महंगी कीमत से। हालांकि यह शांति जल्दी ही टूट गई और विभिन्न आवाजें सुनाई दीं। एक एज़्योर लाइट ईगल के तिलिस्मी पत्थर वाली एक मिडल रैंक आध्यात्मिक खजाने के लिए इतनी कीमत सही थी। ध्रुवांत ने नीलामी हॉल को देखा और सभी चिल्लाने की आवाजें सुनी। वह थोड़ी देर के लिए हल्का सा खट्टा मुस्कराया। जब वह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र से निकला था, तो म्यूफेंग ने उसके लिए 1,50,000 स्पिरिट कॉइन्स तैयार किए थे। यह जाम क्षेत्र के लिए एक अच्छा रकम थी, लेकिन यहाँ यह मिडल रैंक आध्यात्मिक खजाने के लिए आरंभिक बोली का सबसे न्यूनतम मूल्य था। नीलामी हॉल में चिल्लाने की आवाजें कुछ मिनटों तक चलती रहीं, फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। आखिरकार एज़्योर ईगल स्वॉर्ड 1,90,000 स्पिरिट कॉइन्स में एक पतले मंझले आदमी को बिक गई। एज़्योर ईगल स्वॉर्ड बिकने के बाद नीलामी हॉल का माहौल धीरे धीरे उत्साहित हो गया। नीलामीकर्ता विभाकर सेन स्पष्ट रूप से इन प्रकार की नीलामियों में अनुभवी था। अगला चरण कुछ अच्छे गुणवत्ता वाले आइटमों का था। इनमें से अधिकांश तकनीक थीं, जिनका प्रत्येक मूल्य 1 मिलियन से ऊपर था। तकनीक इस क्षेत्र के कई लोगों के लिए अच्छे खजाने थे, हालांकि ध्रुवांत, सुशीला और बाकी लोग जो उत्तर स्वर्गीय अकादमी से आए थे, इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। खासकर ध्रुवांत, जिसने तकनीक हॉल के विशाल संग्रह को देखा था। इन चीजों में उसे ज्यादा मूल्य देखने में कठिनाई हो रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं है, सुमति ने बड़बड़ाया। वह स्पष्ट रूप से नीलामी की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थी। थोड़ा और इंतजार करो। अच्छे सामान आमतौर पर अंत में होते हैं। सुशीला हल्के से मुस्काई। वह अधीर नहीं थी। ध्रुवांत ने भी सिर हिलाया। उसने देखा कि 3 प्रमुख ताकतों के सदस्य अभी भी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे। अब तक इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा था। जाहिर था वे अच्छे आइटम्स के आने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अगला आइटम थोड़ा खास है। व्हाइट ड्रैगन टिल्ला में एक टीम ने इसे पूरी तरह से सौभाग्य से पाया। हमारी मूल्यांकन के अनुसार यह एक हाई रैंक फॉर्मेशन मास्टर द्वारा छोड़ी गई वस्तु होनी चाहिए। मंच पर विभाकर सेन ने दोनों हाथों से एक जेड बॉक्स उठाया, जिसके बीच में धातु के गोले लगे थे। हालांकि सबको यह भ्रमित कर रहा था कि इसमें से कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की तरंगें नहीं निकल रही थीं। हाँ, सभी लोग कृपया इस पर हल्के से मत सोचें। अगर हम सही मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये हो सकते हैं फॉर्मेशन सीड, जिन्हें केवल शक्तिशाली फॉर्मेशन मास्टर्स ही बना सकते हैं। विभाकर सेन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कराए। केवल ऐसे फॉर्मेशन मास्टर्स जिनकी असाधारण क्षमताएं होती हैं, वे इस छोटे से धातु के गोले पर इतने जटिल और डरावने फॉर्मेशंस को उकेर सकते हैं। जब वे विरोधियों का सामना करते हैं, तो बस उन्हें यह फॉर्मेशन सीड फेंकना होता है, जो तुरंत फॉर्मेशंस का निर्माण कर देता है। यह वास्तव में रहस्यमय और असामान्य है। आगे की सीटों में से पार्थिव मार्ग दल के पतले बूढ़े आदमी ने इन जंग खाए धातु के गोले पर एक निगाह डाली और हंसते हुए कहा,
हे। अरे मोटे बाएं, यह सच है कि ये फॉर्मेशन सीड हाई रैंक फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा ही बनाए गए होंगे, लेकिन तुम्हें इन फॉर्मेशन सीड पर उकेरे गए फॉर्मेशंस के स्तर की जांच करनी होगी। अगर ये सिर्फ रैंक 1 या 2 के फॉर्मेशंस निकले तो इसका क्या फायदा? तुम्हें इन्हें सक्रिय करने के लिए भी एक विशेष तरीका चाहिए होगा। भले ही तुम्हारे पास फॉर्मेशन सीड हो, अगर तुम इसके साथ परिचित नहीं हो तो तुम इसे सक्रिय नहीं कर सकोगे। नीलामी हॉल में सभी लोग सिर हिलाते हुए सुन रहे थे। विभाकर सेन ने जानबूझकर यह अस्पष्ट तरीके से कहा था। वह स्पष्ट रूप से एक जाल बिछा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि लोग उसमें फंसे। हाँ, भाई, तू के पास सचमुच दूरदृष्टि है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पार्थिव मार्ग दल के एल्डर हो। हालांकि विभाकर सेन का पर्दाफाश हो गया था, वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये फॉर्मेशन सीड काफी प्राचीन हैं। हमने एक रैंक 3 फॉर्मेशन मास्टर को इन्हें अध्ययन करने के लिए बुलाया था, लेकिन वह भी इन्हें समझ नहीं पाया। उसने जो कहा वह यह था कि ये फॉर्मेशंस निश्चित रूप से उसके स्तर से ऊपर हैं। यह सच है कि ये सिर्फ सजावट के रूप में काम आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक शक्तिशाली खजाना भी हो सकते हैं। अब ज्यादा नहीं कहें। इस फॉर्मेशन सीड की शुरुआत कीमत 30,000 है। हिस्स। जैसे ही विभाकर सेन के शब्द गूंजे, नीलामी की भीड़ में फुसफुसाहट हुई। इस व्यक्ति ने तो इन फॉर्मेशन सीड पर उकेरे गए फॉर्मेशंस का स्तर भी स्पष्ट नहीं किया और फिर भी 30,000 की मांग कर रहा था। हालांकि नीलामी में कई फॉर्मेशन मास्टर्स थे जो इसमें रुचि रखते थे और बोली लगाने लगे, लेकिन जैसे ही कीमत 50,000 तक पहुंची, आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। हाँ, इस मित्र ने 50,000 की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इससे ज्यादा बोली लगाएगा? विभाकर सेन मुस्कराते हुए कहा। ध्रुवांत ने इस विशेष फॉर्मेशन सीड को देखा और उसकी आंखें सिकोड़ी गईं, साथ ही उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने पहले ही हार्ट फॉर्मेशन स्टेट में प्रवेश कर लिया था ताकि वह फॉर्मेशन सीड का निरीक्षण कर सके। जटिल पैटर्न स्पष्ट रूप से रैंक 3 से ऊपर के थे। ध्रुवांत के अनुमान के अनुसार इस फॉर्मेशन सीड पर उकेरे गए फॉर्मेशन का मिलान उसकी बुचरिंग डीमोनिक लोटस फॉर्मेशन के एक हिस्से से हो सकता था। यह वास्तव में कुछ अच्छा सामान था। एक विचार ध्रुवांत के मन में आया और उसने हल्के से मुस्कराया। 60,000। चुप्प नीलामी हॉल में अचानक आवाज ने काफी ध्यान आकर्षित किया। इतना कि 3 प्रमुख शक्तियों के सदस्य भी अपनी गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखने लगे। यहां तक कि सफेद कपड़ों में लिपटा युवक, जिसके साथ 2 सुंदर लड़कियां थीं, ने भी अलसाते हुए ध्रुवांत की ओर एक नजर डाली। फिर उसकी आंखें कुछ और तल्लीन हो गईं। उसकी आंखों में एक आग जल उठी। प्रीमियम क्वालिटीज। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं जैसे ही उसने सुशीला, सुमति और वसुंधरा को देखा, जो ध्रुवांत के पास बैठी थीं। उसका दिल धड़कने लगा। उन 2 लड़कियों की तुलना में ये 3 किसी और ही स्तर की लग रही थीं। हमारी व्हाइट ड्रैगन शहर में कब से ऐसी प्रीमियम क्वालिटीज आ गईं? उस सफेद कपड़े वाले युवक ने अपनी बाहों से 2 लड़कियों को छोड़ दिया और अपनी जीभ चाटते हुए कहा। उसकी आंखों में उन 3 लड़कियों के प्रति अव्यक्त इच्छाएं साफ दिख रही थीं। क्या देख रहे हो? अपनी आंखें नहीं चाहती क्या? सुमति थी पहली जिसने उस सफेद कपड़े वाले युवक की लालची नजरें महसूस की। उसका चेहरा कड़ा हो गया और उसने बर्फीली आवाज में गरजते हुए कहा। उसकी व्यक्तित्व पहले ही उग्र थी। उत्तर स्वर्गीय अकादमी में वह पहले से ही कठिन थी। अब जब उसने उस सफेद कपड़े वाले युवक की नजरों को देखा तो वह और भी अधिक गुस्से में आ गई। वह स्पष्ट और मुखर थी,
इसलिए उसने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। सुशीला ने भी उदासीनता से युवक को एक नजर डाली। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। इस बीच वसुंधरा की आंखों में नफरत पूरी तरह से स्पष्ट हो रही थी और वह उसे घूरते हुए देख रही थी, इतनी तीव्रता से कि जैसे रक्त पिपासा महसूस हो रही हो। हाँ, थोड़ा सा मिर्च मसाला बस सही तीव्रता का है। मुझे पसंद आया। हालांकि सुमति ने उसे डांटा था, फिर भी वह गुस्से में नहीं आया। इसके बजाय उसने अपनी जीभ चाटी और आलस्य से हाथ लहराते हुए कहा, 1,00,000 स्पिरिट कॉइन्स। मैं यंग मास्टर इस फॉर्मेशन सीड को चाहता हूं। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।